नमस्कार दोस्तों, आज हम टेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमारे 4 नंबर का टॉपिक आता है। उससे रिलेटेड हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आज अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है टेंस। और टेंस का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, काल क्या होता है, हम इसके बारे में पहले देखें। क्योंकि टेंस पढ़ने के लिए पहले हम शाब्दिक अर्थ को जानना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो देखें पहले कि टेंस का अर्थ क्या होता है। टेंस का शाब्दिक हिंदी अर्थ है काल। और काल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें कहते हैं द वर्ड्स टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम डू नॉट मीन द सेम थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये दोनों आपस में करस्पॉन्डेंस नहीं है, परस्पर मेल नहीं खाते एक दूसरे से, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। कैसे, वो हम देखते हैं। क्योंकि अगर टेंस क्या है और टाइम क्या है, इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, और उस चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे टेंस और टाइम दोनों करस्पॉन्डेंस नहीं है। देखिए पहले टेंस की तरफ देखते हैं पहले। तो टेंस क्या है? टेंस कुछ और नहीं, विभिन्न अवस्था वर्ब की या क्रियाओं की विभिन्न अवस्थाएं ही टेंस कहलाती है। इंडिकेट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये क्या इंडिकेट करता है, संकेत किसकी ओर करता है? टेंस कुछ और नहीं, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं जो क्रिया की, वही टेंस है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि अलग अलग अवस्थाएं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वक्त बोर्ड के ऊपर एक एग्जाम्पल में अंदर। तो स्पीक जो है, स्पीक एक अवस्था है फॉर्म की, क्रिया की, उसकी एक फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस के अंदर जाती है बाद में। स्पोक इसी क्रिया की दूसरी अवस्था है जो पास्ट टेंस में जाती है। और हैज स्पोकन, हैड स्पोकन, हैड बीन वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं क्रियाओं की अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं क्रियाओं की ही टेंस कहलाती हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, टेंस और टाइम दोनों को समझना आवश्यक है। इसी से ही पूर्ण रूप से टेंस का निर्माण होता है और उसी से सारी क्रिया विधियां, कार्य विधि चलती है पूरे टेंस की। चलिए अब दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइम। हमने अभी टेंस को देखा और टेंस के लिए हमने कहा कि टेंस कुछ और नहीं, क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं ही टेंस या काल कहलाती हैं। हमने इन तीन वर्ब की जो क्रिया है उस वर्ब की तीन अवस्थाएं देखी, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, जो कि तीनों ही अलग अलग काल के अंदर बाद में जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं कि इन्हीं तीनों की विभिन्न रूप है, मतलब एक ही वर्ब की तीन अलग अलग रूप, यही टेंस है। दूसरी तरफ हम देखें टाइम। टाइम स्टैंड फॉर जनरल कंसेप्ट। टाइम समय, समय ही अलग अलग काल में अलग अलग वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, यथास्थिति को दर्शाता है। कैसे? हमने काल को तीन भाग में विभक्त कर रखा है, बांट रखा है या डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से हैं वो काल? तो हम जानते हैं उन्हें, पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, और फ्यूचर, फ्यूचर है भविष्य काल। वास्तव में दो ही प्रकार के काल होते हैं, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। एक बीता हुआ काल जिसमें सब कुछ जो चीज घटित हो चुकी हैं, और दूसरा वर्तमान जिसमें हम अभी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं और जो कार्य होते हैं इस वक्त में। फ्यूचर एक हमारा, क्योंकि हम एक आशावादी लोग हैं, हम हर चीज़ की आशा करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कई चीज़ें हम इन्वेस्ट करते हैं, कई चीज़ें हम सेविंग करते हैं भविष्य के लिए, और इसीलिए उसे भी एक प्रकार मान लिया गया है फ्यूचर टेंस को। तो इस प्रकार से कुल मिला के तीन प्रकार हो गए टाइम के। तीन प्रकार हमें याद रखना है। टाइम की तीन अवस्थाएं हैं, पास्ट बीता हुआ टाइम, प्रेजेंट वर्तमान टाइम, और फ्यूचर आने वाला टाइम। ये तीन प्रकार के टाइम ही इस टेंस की, जो हम टाइम शब्द जो पढ़ते हैं बाद में, उसके अवस्थाएं, मतलब टेंस, ये जो तीन प्रकार से हम देख रहे हैं वही टाइम के प्रकार हैं। टाइम ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। कैसे? हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। यहाँ देखो बोर्ड पे पहला एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। ये इस वक्त ये जो वर्ब हमको दिखाई दे रही है, वांट,
एक एक करके मैं सभी वर्ब के बारे में इसकी स्थिति को बताऊंगा, लेकिन पहले हम देखें पहला सेंटेंस, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा, ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब हम इनकी वास्तविक स्थितियों को भी जांचने का प्रयास करें। तो पहला हम देखें, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर कि इस यथास्थिति, इंस्टेंट, इमीडिएट प्रेजेंट टाइम है ये, और यही वर्ड, ये जो हमारी वर्ब है, ये क्रिया है, ये क्या शो कर रही है? इमीडिएट वर्तमान प्रेजेंट टाइम को शो करती है। तो ये कहता है कि आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, तुरंत ही उसे चाहिए, और इसलिए ये उस वर्तमान स्थिति को, यथास्थिति को उसी समय के अंदर इस क्रिया को दिखाता है। दूसरा देखें हम, ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब इस सेंटेंस को जरा हम देखें तो ये कहता है, ये जो क्रिया है ये भविष्य की गतिविधि, होने वाली गतिविधियों पर बात करता है, उसकी तरफ अपने इंडिकेशन करता है, संकेत करता है। ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये कब जाएगा? नेक्स्ट वीक जाने की बात कर रहा है, तो ये एक भविष्य की प्लानिंग है। तो यहाँ पर इस वर्ब की अवस्था फिर से चेंज हो गई, और अब तीसरे की तरफ जाता है, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर जो गोज दिखाई दे रहा है हमें, ये वर्ब की क्रिया देखो, अब यहाँ पे क्या इंडिकेट करती है? ये शी गोज टू स्कूल, मतलब ये वो क्रिया है जो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, और आगे भी सतत चलती रह सकती है। तो ये क्रिया फिर से देखिए अपना रूप बदल देती है। फिर इसके बाद चौथा देखें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो क्रिया है जो कभी भी बदलेगी नहीं, चाहे वो पास्ट में रही हो, चाहे प्रेजेंट में रही हो, चाहे फ्यूचर में, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही है। वो आज, कल भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। तो यथास्थिति भी इसमें, तो ये हमने अलग अलग प्रकार से देख लिया कि कैसे टाइम और टेंस, ये दोनों मिला के ही पूरा काल चक्र बनता है। और लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस नहीं हैं, ये हमें याद रखना है। टाइम और टेंस दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही मिलकर ही पूरा काल चक्र को बनाती हैं। तो पहले हम एक बार फिर से देखें, टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस वह चीज़ है, वह क्या है टेंस? टेंस कुछ और नहीं, विभिन्न अवस्थाएं वर्ब की, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, दैट इज कॉल्ड टेंस। इसी को हम टेंस कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी सीन, हम पहले ही देख चुके हैं, स्पीक, स्पोक और हैज स्पोकन, ये तीनों ही अवस्थाएं एक ही वर्ब की हैं, और तीनों ने ही अपना अलग अलग रूप दिखाया, अपनी अलग अलग फॉर्म्स, अवस्थाएं दिखाई। दूसरी तरफ हम टाइम की तरफ देखें, टाइम हैज स्टैंड फॉर जनरल कंसेप्ट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। समय 3 काल के अंदर अपने आप को डिवाइड करता है, बांटता है, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों ही काल इसके अंदर समय दर्शाती हैं। और उसी के साथ यदि क्रिया मिल जाए, यह जो हम तीनों की बात कर चुके पहले, तो हम पहले हम इस हर एग्जाम्पल देख चुके हैं, उन सभी एग्जाम्पल के अंदर अलग अलग यथास्थिति को दर्शाती है ये सारी वर्ब्स और क्रियाएं। यही टाइम और टेंस का डिफरेंस भी है, कॉम्बिनेशन भी है, फिर भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, यही टेंस है। अब हम इसके और जितने भी रूप हैं जिसके हम बात कर चुके हैं, जो तीनों समय है, समय के 3 जो भाग हैं, वो अब हम पूरी रूप से अध्ययन करेंगे। उसमें पहला भाग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का। टेंस में टाइम और टेंस को परिभाषित करने के बाद, देखने के बाद, हमने ये तो जान लिया कि काल चक्र 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। ये हमने देख लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसमें हम पहले भाग की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों भागों के बारे में हम एक एक करके पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में इसकी और कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम सूत्र के अनुसार, जैसे छोटी कक्षा में हम बात करते हैं, उस तरीके से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको छोटी कक्षाओं में सारे सूत्रों के माध्यम से पढ़ चुके हैं।
हम सीधा सीधा इसकी जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर हम बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और सेंटेंस को देखेंगे हम कि कैसे एग्जाम में सेंटेंस को हम सही कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आप पहला भाग लेंगे प्रेजेंट सिंपल का या सिंपल प्रेजेंट, इसी को इंडेफिनिट भी कहा जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सामान्य वर्तमान काल, हम पहले इस भाग को पढ़ेंगे, इसको जानने के समझने का प्रयास करेंगे क्या है ये, किन किन चीज़ों में होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले हम देख लें, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये चीज़ें अपने आप में क्या प्रदर्शित करता है ये टेंस, ये काल, तो ये एक्सप्रेस करता है परमानेंट ट्रूथ को या यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन जो हमारी आदतें हैं उन्हें, स्टेट्स को, अवस्थाओं को, फीलिंग्स को, भावनाओं को, कंडीशन को और परसेप्शंस को, हमारे विचारों को भी एक्सप्रेस करता है इन जनरल टाइम, यानी उस समय अवस्था के दौरान। इन चीज़ों को, इन सारी अवस्थाओं में से अगर कोई भी अवस्था आती है तो हम इससे आसानी से पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे ये किस टेंस का वाक्य है। तो ये हमें ध्यान याद रखना है कि ये टेंस एक्सप्रेस करता है परमानेंट ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, स्टेट्स, फीलिंग्स, कंडीशंस, परसेप्शंस, इन सारी चीज़ों को इन जनरल टाइम, उस समय अंतराल अवस्था के दौरान ही शो करता है, एक्सप्रेस करता है, प्रदर्शित करता है। इसके अंदर दो चीज़ें जुड़ती हैं और वो उनका प्रयोग कैसे होता है हम ऑलरेडी छोटी कक्षाओं में, पहले कक्षाओं में हम देख चुके हैं। एक बार हम फटाफट से इसका रिकैप देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। यूज ऑफ एस और ईएस, हम एस और ईएस का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस के दौरान हम जब सेंटेंस बनाते हैं तब उसके वर्ब के साथ में हमें वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करना होता है, तब जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और तब हमें एस और ईएस का प्रयोग करना है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं, ही, शी, इट, ये हम जानते हैं थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई हो गए, सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन ही, शी, इट हो गया। जो तीसरे व्यक्ति की बात होती है तो थर्ड पर्सन वही कहलाता है। तो जब ये हमें सब्जेक्ट में मिल जाए और तब हमें वर्ब के साथ में हमें ये याद रखना है कि वो सेंटेंस एफर्मेटिव होना चाहिए, साधारण वाक्य होना चाहिए, उसमें ना कोई क्वेश्चन मार्क हो, ना इंट्रोगेशन मार्क हो, ना नेगेटिव थिंग्स हो, उसके अंदर कुछ भी अप्लाई ना हो। जब सीधा सीधा सेंटेंस हो तब उसके अंदर सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हम एस और एस का प्रयोग हम करते हैं, जो हम पहले भी कक्षाओं में देख चुके हैं। उसी के साथ में दूसरी चीज और होती है इसके टेंस के अंदर, यूज ऑफ डू और डज। डू और डज का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है इस टेंस के अंदर, तो हमने यहाँ लिख रखा है। देखिए, डू और डज वर्ब के साथ में यूज होता है, जुड़ता है उसके पहले। यहाँ वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ डू और डज लिखा हुआ है। जब हम विदाउट एस और एस, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं, रिमूव हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होता है। तो इनका हम वाक्यों में इसका प्रयोग देखेंगे और हमें और भी इससे जानकारी अधिक मिलेगी। याद रखना है, डू और डज, जब सब्जेक्ट के बाद अगर हम डू और डज लगाएं और उसके बाद वर्ब लगाएं तब एस और एस का यूज नहीं होगा। जब अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब हम उसके एंड में ये जो हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई दे रही है ये सब्जेक्ट के पहले बाद में आ जाती है और तब वो इंट्रोगेशन मार्क आखिर में लग के वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जब सब्जेक्ट के बाद ये दो हेल्पिंग वर्ब लगे, ये याद रखना है हमें, ये सिंगुलर के साथ में, ये सिंगुलर के साथ में और ये प्लूरल के साथ में लगेगा। याद रखें कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तब हमें डज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन अगर वो प्लूरल है सब्जेक्ट, तब हमें डू का प्रयोग करना है। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है, आई, और आई के साथ में हमेशा हमें डू का ही प्रयोग करना है, ये हमें याद रखना है। अभी हम कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे।
चलिए अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उन्हें जो चीज़ हमने पहले लिखी थी, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल, रेगुलरिटी, प्रोफेशन, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, जो हमने चीज़ें देखी थी इस टेंस के अंदर होनी चाहिए इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस के सामान्य वर्तमान काल में हम एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमें जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी भी नहीं बदलेगा, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब को देखेंगे राइज और इसके अंदर हमने ES जोड़ रखा है, तो ये हो गया सन राइजेस इन द ईस्ट और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है या हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है। दूसरा सेंटेंस देखें हम, ही स्मोक्स सिगार्स। ये उसकी आदत है, सिगार पीने की आदत है, जो उसको हैबिचुअल, उसकी हैबिचुअलिटी दिखाता है, उसको हैबिचुअल एक्शन दिखाता है। और क्योंकि हमने देखा फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है नहीं, सेकंड पर्सन है नहीं, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसलिए हमने वर्ब के साथ में ES को जोड़ा। सिगार इसका ऑब्जेक्ट है और ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। तीसरा देखते हैं, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। वह रोज स्कूल जाती है, ये उसका रेगुलरिटी है और रेगुलरिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, गोज इसलिए किया है क्योंकि हमने ये से इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसमें क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसका सब्जेक्ट है और दूसरा वोवेल हमारा ओ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने ES का यूज किया हुआ है और ये इसकी रेगुलरिटी को, जो लगातार इसकी निरंतरता है उस कार्य करने की, उसको शो करता है, प्रदर्शित करता है। चौथा हम देखें, राम टीचर्स इंग्लिश। राम सिंगुलर है, राम तीसरा व्यक्ति है जो थर्ड पर्सन है, जो क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है और इसलिए पर जो पढ़ाने की क्रिया है टीच, और टीच के साथ में हम टीचर्स इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमने वर्ब के साथ में S और ES का यूज करना था। सो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर S जोड़ दिया है। आगे इसी ये दिखाता क्या है, सेंटेंस इसका प्रोफेशन, इसका कार्य, इसकी कार्य की निरंतरता उस समय के अंदर दिखाता है, प्रदर्शित करता है, प्रोफेशन इसका दिखा रहा है। आगे हम पांचवी की सेंटेंस की बात करते हैं, डज ही स्मोक। और हम आखिरी में देख रहे हैं यहाँ पर सर्किल में हमने किया हुआ है इंटरोगेशन मार्क और आगे हमारा डज के नीचे हमने एक अंडरलाइन कर रखा है। हमने देखा था डू और डज का यूज, जिससे पहले हमने देखा था। तो डू और डज का यूज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमने कैसे देखा, इसको पहचाना। तो पहले तो हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब देखा, हमने सब्जेक्ट के पहले है, दूसरा आखिर में इसके इंटरोगेशन मार्क है और डज इसलिए यूज किया है क्योंकि डज हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसलिए तो हम जब डज और डू का यूज करते हैं तब हमने देखा था कि S और ES का यूज नहीं करते हैं और वो किया ही नहीं जाता। इसीलिए तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें दो तरीके से पता चलता है। पहला तो उसके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे होना, दूसरा आखिर में इंटरोगेशन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह होना। तो डज का प्रयोग हमने इसीलिए किया, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट जो था सिंगुलर था ही, इसीलिए हमने डज का प्रयोग किया है। और इसी के अकॉर्डिंगली हम अगला सेंटेंस देखते हैं, शी डज नॉट। हम यहाँ पे अंडरलाइन करके हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डज के बाद नॉट लग गया है और डज इसीलिए फिर भी लगाया है हमने। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन ना होता, कोई फर्स्ट पर्सन होता या सेकंड पर्सन होता, फर्स्ट पर्सन आई होता या सेकंड पर्सन यू होता, तब हम यहाँ पे डू का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी और इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया है। और इसके साथ क्योंकि हम नकारात्मक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये नॉट लगाया है। और वर्ब के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद मेन वर्ब आ जाती है। और आखिर में टू स्कूल एवरीडे, ये जाती नहीं है, याद रखना यहाँ पर नहीं का सेंस आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। और आखिर में ये फुल स्टॉप से एंड होगा, इंटरोगेशन मार्क से एंड नहीं होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये नेगेटिव सेंटेंस, तो इस प्रकार के सेंटेंस इस टेंस के अंदर बनते हैं। और अब हम कुछ होमवर्क के भी टॉपिक देखेंगे जिसको आप लोगों को करना है, इसको करने का प्रयास करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये कुछ सेंटेंस दिए हैं मैंने और उसके साथ में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने दी हुई है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसा कि एग्जाम में हमारा आता है। और ये केवल एक ही टेंस का भाग है और हमें ये याद रखना है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, कौन सा किस प्रकार का सेंटेंस है और वो अपनी क्या एक्शन हैबिचुअल या परमानेंट रूप या
यूनिवर्सल जो जिस प्रकार का भी भाव उत्पन्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें इस सेंटेंस को करने का प्रयास करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के भेज सकते हैं, स्कूल की वेबसाइट पर भी आप ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप के अंदर भी ये समस्याओं को लिख सकते हैं।